that when we started our space program, it was completely on the bullock carts or carrier of the cycles. We were carrying our rockets to be launched through using these bullock carts and cycles. And since then, slowly but steadily, our space program reached up to the condition when we are able to launch 104 satellites all together in a single stretch of different countries. So this is our journey. So we'll see how slowly and steadily we have progress in this field. रॉकेटरी हमारे देश के लिए कोई बहुत नई चीज नहीं है। जैसे कि अभी हमने कहा कि लेट 60s से हमारे यहाँ इस तरीके की चीजें शुरू हुई, लेकिन यदि टीपू सुल्तान का आप लोगों ने नाम सुना हो तो उसने अपनी लड़ाई के समय अंग्रेजों से जो लड़ाई लड़ी उस दौरान जो रॉकेटरी सिस्टम यूज किया, आज भी इंग्लैंड के म्यूजियम में उस रॉकेटरी सिस्टम को प्रिजर्व करके रखा गया है, because that was one of the most indigenous rocketry system. Even though बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाता था, शायद 1.5-2 किलोमीटर की ही वो डिस्टेंस ट्रैवल कर पाता था, but that was a real rocketry which started from that period in 17th century. Next please. Since then, our space program started. You will be very astonished that in 47 when our country got independence, and from 1948 when Pakistan was separated, that time even Pakistani space program was much ahead than ours. लेकिन यदि कछुए और खरगोश की जो रेस होती है उसमें जीत हमेशा कछुए की होती है। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए इंडियन स्पेस प्रोग्राम ने अपने को आगे बढ़ाया, धीरे स्लोली लेकिन बहुत ही मजबूती के साथ। आज हमारे पास दुनिया जहाँ के सैटेलाइट्स हैं और वो पड़ोसी जो हमसे कभी आगे था आज एक सैटेलाइट के लिए भी तरस रहा है और हमारे ही डेटा को वो यूज करके अपने स्पेस प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहा है। सो दिस इज वन अनदर ग्लोरी। नेक्स्ट प्लीज। जैसे आप देख रहे हैं साइकिल के कैरियर में रख करके व्हीकल को लॉन्चिंग पैड तक पहुंचाने की व्यवस्था, बोला कार्ड्स में रख करके सैटेलाइट की मेन बॉडी को लॉन्चिंग पैड तक ले जाने की व्यवस्था। तो कुछ इस तरीके के हार्डशिप्स को झेलते हुए हमने अपने स्पेस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया। नेक्स्ट प्लीज। अब सवाल ये है कि जब स्पेस प्रोग्राम में हमें सैटेलाइट को लॉन्च करना है तो लॉन्च करने के लिए हमारे पास मेन चीज क्या होनी चाहिए? लॉन्चिंग व्हीकल। और लॉन्चिंग व्हीकल जहां से लॉन्च होगा उस जगह के लिए हमारे पास लॉन्चिंग पैड होना चाहिए। तो लॉन्चिंग पैड तो हमने बना लिया। लॉन्चिंग व्हीकल किस तरीके की हो कि कितने भारी से भारी सैटेलाइट को वो छोड़ दे अपनी ऑर्बिट्स में या कितनी दूर तक सैटेलाइट को ले जाए, इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए इस रॉकेटरी सिस्टम में भी एडवांसमेंट हुआ। पहले बेसिक टेक्नोलॉजी एवियोनिक्स की यूज हुई, फिर जब हमारे पास 70s और 80s का समय आया तो बल्बस हीट शील्ड टेक्नोलॉजी आई, फिर लिक्विड प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी आई, फिर उसके बाद हैवी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी आई और तब से लेकर के इसी हैवी क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी में हम आज महारत हासिल कर चुके हैं। इसमें ना केवल हम अपना सैटेलाइट बल्कि दुनिया के भी कई कंट्रीज के सैटेलाइट लॉन्च कर चुके हैं। अभी आपको पता होगा 6 दिन पहले भारत ने 8 कंट्रीज के सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। डू यू रिमेंबर? Not. So using that, lot many satellites have been launched. Next please. अब जो ये सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए वो जिन व्हीकल्स की मदद से उनको नाम दिया गया है SLV, ऑगमेंटेड SLV, बोललेस SLV, इस तरीके से करके डिफरेंट SLVs की सीरीज जो है सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स की आई और इंप्रूवमेंट के साथ आई जिससे कि डिफरेंट तरीके के सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए गए। नेक्स्ट। अब सवाल यह है कि जो सैटेलाइट हम बार बार यूज कर रहे हैं तब वो सैटेलाइट भी कई तरीके के होते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। दीज आर द सैटेलाइट्स which may be at lower orbit, may be at middle orbit and may be at very high orbit. जो very high orbit है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स हैं वो एक फिक्स ऑर्बिट 36,000 किलोमीटर की हाइट पे रहते हैं। जो मिडिल वाले हैं 25,000 पे जो जीपीएस सैटेलाइट्स हैं और इसके अलावा जो लो अर्थ ऑर्बिट हैं जिन पे आज हम डिस्कस करेंगे जो 700 से 1000 किलोमीटर की हाइट पे रहते हैं, those are known as remote sensing satellites.
ये सैटेलाइट कैसे हमारे लिए हेल्पफुल हैं, किस तरीके से ये हमारी मदद करते हैं, दैट वी विल सी टुडे। नेक्स्ट प्लीज, आगे बढ़ा दीजिए, क्लिक करिए इसी इमेज पे। And this is the animation which shows how a satellite is being launched, and once it do you know the escape velocity? The students are from the physics, they might be knowing 11.2 kilometer per second. Very good. So when a satellite is launched using that velocity, it crosses the atmospheric layers and goes to the vacuum, and at a predefined orbit it starts rotating around the earth. I am talking about the low Earth orbit. So these are known as polar satellites which are orbiting around the Earth from north to south. और अर्थ कैसे मूव कर रही है? अर्थ मूव कर रही है या नहीं? West to east. So Earth is also moving, satellite is also moving. So what is happening? After every rotation, satellites cover the same area. Correct? So this way it is covering almost entire globe and getting the information about the surface of the earth. Okay? अब अर्थ की सरफेस पे क्या होता है? बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे हमने बताया, देखिए जो 36,000 पे हैं वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहलाते हैं, जो 25,000 पे हैं वो आपके जीपीएस सैटेलाइट्स हैं, और इसके अलावा लो अर्थ ऑर्बिट पे ये हमारे रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स हैं। तो इस तरीके से ये ऑर्बिट कर रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट आगे बढ़िए। And this way satellite is tracking the earth surface, and in a subsequent next this way another strip. So this way it is covering entire globe and giving the information about the features which are lying on the earth surface. Features on the earth surface, इसका क्या मतलब हुआ? What kind of features? Cinema hall, school, office, any natural or man-made feature. What kind of natural features you are talking about? Like mountains, plateaus. Okay, rivers, forests, agricultural land, your built-up land. So these natural resources you monitor. Why do you monitor these? आज नदी बहुत ज्यादा पानी के साथ बह रही है, बरसात कम हुई, सूखा पड़ा और नदी में पानी कम हो गया। अब कितना पानी कम हो गया? जस्ट टू नो दैट दिस इज द ओनली वे। वाटर बॉडी बहुत बड़ी थी, मिसमैनेजमेंट हुआ और वाटर बॉडी सूखती चली गई। हाउ टू मॉनिटर दैट वाटर बॉडी? दैट इज अनदर वे। सो यूजिंग दीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम दीज सैटेलाइट्स, फ्रॉम लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट व्हिच आर नोन एज रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, इनकी मदद से हम इनके बारे में नेचुरल रिसोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। अब ये जो जियो स्टेशनरी है, इसमें सैटेलाइट का मूवमेंट और अर्थ का मूवमेंट वो इस तरीके से सिंक्रोनाइज होता है कि दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में स्टैंडर्ड नजर आते हैं। दैट्स व्हाई जियो स्टेशनरी इनको कहा जाता है। सो व्हाटएवर पार्ट ऑफ द अर्थ व्हिच इज इन फ्रंट ऑफ द सैटेलाइट कैमरा, दैट इज कवर्ड एवरी टाइम। तो एक बार में लगभग 1/3 ऑफ द ग्लोब इज बीइंग कवर्ड बाय दीस सैटेलाइट्स। तो जो मौसम के हाल और ये सब चीजें आप दिन में 2 बार पिक्चर्स देखते हैं, दिस इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ दीस सैटेलाइट्स। नेक्स्ट प्लीज, एक मिनट उसी पे क्लिक करिएगा। नाउ नॉट ओनली इंडिया, apart from India, other countries of the world, they are also having their remote sensing satellites, and these satellites are orbiting around the earth. So there might be a question coming into your mind, if these many satellites are orbiting, they might hit each other, is it? भाई आप भी तो vehicle चलाते हो, गाड़ी अपनी लेन में चलाया, कट से दूसरे से लड़ गए जाके, तो there might be possibility. No, we are not disciplined, but the satellites are most disciplined one. They orbit around the earth in a predefined orbit. They cannot change their orbit unless they are dead. Correct? बिल्कुल उसी तरीके से जैसे केमिस्ट्री में SPDF ऑर्बिट में आप इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन आप पढ़ते हो, तो S ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन P में नहीं जाएगा। कब जाएगा इसका ऑर्बिट P में?
Exactly. Excited. So whenever there is an extraordinary condition, only then it's possible. Either satellite gets died, only then there is a possibility that it will lose their orbit. And once they lose their orbit, there is a provision by some countries that they bring back those satellites and throw it into the oceans. Point Nemo, sir. Pardon? Point Nemo. Yeah, They destroyed their. Yeah. very good. Next please. So what actually we are doing? We are sitting in Lucknow and we are trying to know what actually is happening there in the farther east point of India, that's Manipur. How would we know? One way, either we go there, first thing, or we get information from someone. But information, whatever we are getting from someone, there might be possibility that information is not 100% correct. Is it? So how to rely on the correct information? This satellite is a mean by which you get the real-time, real information. What actually is happening? If Meitei and Kuki, both the tribes are fighting and they have destroyed the land in that area in Manipur, how much land has been affected? That information you have to gather. Being here at Lucknow, satellites are the main source. And you get the information, you collect that information, and just by getting that information, you interpret those. Clear? So, any information which you are gathering without being in physical contact of the object, that is remote sensing. वो रिमोट, उस वाला रिमोट के चक्कर में कंफ्यूज नहीं होइएगा. कहीं ना कहीं वो भी रिमोट दूर से ही ऑपरेट होता है. आप ड्राइंग रूम में दूर बैठ जाते हो, टीवी वहां रहता है और आप करते हो. That is also, but that's an instrument. And here, this remote sensing is a tool. Why tool? Why tool? Why not a science? Because we are utilizing it as a source to gather information. Definitely. See, if suppose I ask you to nail one particular point, so for that you have to have a hammer. Not by using a screwdriver you can put a nail there. Correct? So for which particular purpose the thing has been designed, the similar kind of tool is to be obtained. Next please. इंडिया आपको पता है 75 से अपना स्पेस प्रोग्राम शुरू कर चुका था. आर्यभट्ट वाला सबको पता होगा. आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल दैट वन. लेकिन 88 आते आते हमारे देश ने ये समझा कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत तेजी से वैनिश हो रहे हैं, उनका मिस यूटिलाइजेशन हो रहा है, उनका मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है. तो हाउ टू मैनेज दोज रिसोर्सेज प्रॉपरली? India launched its first remote sensing satellite, जिसका नाम रखा गया Indian Remote Sensing Satellite of 1A series. अब कोई एक सैटेलाइट होगा तो उस सैटेलाइट की जो मेन बॉडी होती है वो मेन बॉडी पे नीचे सेंसर लगे होते हैं. सेंसर मतलब कैमरा. And these are the cameras which are looking towards the Earth surface. और अर्थ की सरफेस पे देखते हुए वो अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन को कैप्चर करते रहते हैं. So since 1988 till today, not many remote sensing satellites have been launched with improvements, and this improvement has given us possibility to explore finer things which are lying on the Earth's surface in a very short interval, in a very cost-effective manner. So this way, technology took a turn. And now we are standing in a queue where 1 or 2 forerunners are there and we are just behind them. शायद ये कहना गलत होगा, just we are behind them. Now we are in a position to lead all those 4 countries by our efforts. Next please. Next please. बढ़ा दीजिए सर, बढ़ा दीजिए और बढ़ा दीजिए. Now see what actually is happening. Suppose you are sitting in a class, one lecture is going on, and as soon as a lecture is over
a new lecturer is supposed to be there in the class, there is a gap between these two, and in that gap you people start murmuring. All of a sudden, prefect of your class, he stands up and he wants you, shh, keep quiet, X sir or ma'am is coming. How did he know that sir is coming? Was it a remote sensing? Because being in a farther distance without being in contact of the sir, he or she is knowing that sir is coming. Just by listening the sound of footstep of your sir. But here, sound energy is coming into picture. What I am going to discuss you is an optical energy. And from where you are getting this optical energy? Sunlight. Sunlight. Sun. From the sun. अब मान लो सन ना हो, फिर क्या होगा? तो रिमोट सेंसिंग, ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग कैसे होगी? There is no possibility. What is happening? From sun, from short waves to long wave, not many wavelengths are coming. कुछ यूजफुल है, कुछ यूजलेस है, हमारे लिए हार्मफुल है. ठीक है? तो जो हमारी एटमॉस्फेरिक लेयर है वो हमारे लिए अम्ब्रेला का काम करती हैं. बहुत सी हार्मफुल एनर्जी को वो रोक लेती हैं. So the energy which is coming to us and which is really responsible, where we can see each other, that is an optical energy. Optical energy मतलब वो विद्युत जो हम हाई स्कूल और इंटर में पढ़ते चले आ रहे हैं, 0.4 से 0.78 माइक्रोमीटर के बीच वाली वो रेंज. What actually is happening? That energy is coming from the sun, crossing through the atmospheric layers. Atmospheric layers आप लोग जानते हो? Yes, sir. क्या होता है? Troposphere, stratosphere, mesosphere, ionosphere, exosphere, like that. So these many layers, by crossing these, that energy is reaching to the Earth's surface. और Earth की सरफेस पे जैसे ही आता है तो अर्थ पे सबसे ज्यादा क्या मिलता है? What do you get a maximum abundance in all Earth's surface? Water. Around 70% is covered with the water. और बाकी 30% में और चीजें हैं, वेजिटेशन है, रॉक्स हैं, सॉइल्स हैं, ग्लेशियर्स हैं, बहुत सी चीजें हैं. So what actually is happening when this energy is falling on these surfaces? अब हर सरफेस की अपनी peculiar property होती है कि वो कितनी एनर्जी को absorb कर ले, कितनी एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर दे. Just because of that reflected energy, कितनी एनर्जी कोई ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है, we try to identify that particular object on the basis of reflected energy. यदि reflected energy बहुत ज्यादा है तो वो चीज हमें ब्राइटर नजर आएगी. reflected energy कम है तो हमें वो डार्कर नजर आएगी. अब ब्राइट और डार्क के बीच में चीजों को हम पहचानना शुरू हमने किया शुरू में. नेक्स्ट प्लीज. अब आप देखिए जरा, आप ज्यादातर लोग कर्व को समझते होंगे, ग्राफ को समझते होंगे. मोस्टली वी यूज टू टेक टू एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. थोड़ा और एडवांस जाते हैं तो हम जेड और गामा एक्सिस को भी बना करके ग्राफ्स बनाते हैं. ठीक है? तो इन एक्सिस में यदि आप नीचे देखो, इन अ प्लॉट वी हैव मेड 3 कर्व्स. इन द एक्स एक्सिस wavelength is increasing, and in the y axis the reflectance amount in terms of percentage has been given. Now see the bottommost curve. जरा वहां पे कर्सर करिएगा. This one. See, at a particular wavelength, your reflected energy from water is increasing. But as soon as the wavelength is increasing, the reflected energy is decreasing. And a point of time is coming when no reflected energy is there. तो यदि किसी भी ऑब्जेक्ट से कोई रिफ्लेक्टेड एनर्जी नहीं है तो एनर्जी कहाँ गई? हाँ जी, एब्जॉर्ब कर ली. और किसी ऑब्जेक्ट ने सारी की सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली तो वो ऑब्जेक्ट कैसा दिखेगा हमें? ब्लैक. So at that particular wavelength, water appears black. So this is a thumb rule for identification of the water from satellite data. Correct? इसी तरीके से वेजिटेशन के लिए, सॉइल के लिए. नेक्स्ट प्लीज. अब देखिए होता कैसे. फॉर यू पीपल getting the data
please don't rely on downloading the data from Google Earth. When जैसे कहा जाता है ना कि कोई आप सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो उसका पायरेटेड वर्जन मत लें, ऑथेंटिक प्लेस से ही लें, ठीक है? सिमिलरली, don't rely on the downloading the data. Try to procure the data from the agency which is meant for. जैसे हमारे इंडिया में नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है हैदराबाद में, वहां पर नेशनल डेटा सेंटर है, ठीक है? तो नेशनल डेटा सेंटर से हमको डेटा को लेना है। कैसे लेना है जरा समझिए पहले पूरे प्रोग्राम को। सन से जो एनर्जी आ रही है उसमें बहुत सारी वेवलेंथ है, इंक्लूडिंग विब्योर। वी आर इंटरेस्टेड इन विब्योर क्योंकि हम ऑप्टिकल एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो जब ऑप्टिकल एनर्जी हमारे एटमॉस्फेरिक लेयर से बी को क्रॉस करते हुए नीचे अर्थ की सरफेस पे पहुंचती है, और मान लीजिए अर्थ की सरफेस सी पे वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी में बी क्लीन, water body may be dirty, तो depending upon the nature of the water body you will get the reflected energy. अब ये reflected energy फिर से एटमॉस्फेरिक लेयर को क्रॉस करते हुए सैटेलाइट के सेंसर में पहुंचेगी। सैटेलाइट के सेंसर कहां पर है? इसको कथा बांटने वाला अध्याय नहीं समझिए। जैसे आपने एलिक्यूशन में अपने एक अथॉरिटी वे में बोला है, गिव द आंसर इन सच वे। कहां पर ये सेंसर लगे होते हैं सैटेलाइट में? सैटेलाइट की मेन बॉडी पे भी आपको बताया। एंड दीस सेंसर्स आर द कैमरास, ओके, व्हिच आर लुकिंग टुवर्ड्स द सरफेस। तो जैसे ही ये ऑप्टिकल एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी सैटेलाइट के सेंसर पे पहुंचती है, आज हमारे पास वो टेक्निक है कि इसका कन्वर्जन बाइनरी डिजिट्स में हो जाता है। बाइनरी समझते हो ना? तो wherever you are having the reflected values, you are getting the information as a 1, otherwise it's a 0. And that information is collected there at D, and immediately, because लगातार सैटेलाइट घूम रहा है, पृथ्वी भी घूम रही है, तो लगातार तो डेटा तो कैप्चरिंग होती जा रही है। तो इतना डेटा कहाँ स्टोर होगा? इमीडिएटली डेटा हैज बीन ट्रांसफर्ड टू द ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन, और इंडिया का ग्राउंड रिसीविंग स्टेशन शादनगर हैदराबाद में, और यहाँ पर वो डेटा आकर के डिफरेंट डिवाइसेस में स्टोर कर लिया जाता है। नाउ अभी तक हमारा कोई रोल नहीं था, ना तो हमने सैटेलाइट बनाया, ना हमने सैटेलाइट की लॉन्चिंग में रहे, ना सैटेलाइट की हम ट्रैकिंग में रहे। हमारा रोल कहाँ है कि जो सैटेलाइट का प्रोडक्ट मिला, सैटेलाइट डेटा जिसे कहते हैं, जिसे नॉर्मल भाषा में हम लोग इमेज बोलते हैं, उस डेटा के इंटरप्रिटेशन में हमारा रोल होता है। अब इंटरप्रिटेशन कुछ लोग पढ़ के निकलेंगे वाटर की इंजीनियरिंग, कुछ लोग पढ़ के निकलेंगे सॉइल की इंजीनियरिंग, कुछ लोग एग्रीकल्चर में। सो डिपेंडिंग अपॉन देयर एक्सपर्टाइज फील्ड, दे ट्राई टू टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सैटेलाइट डेटा एंड इंटरप्रेट इट। अब सिर्फ इंटरप्रिटेशन से क्या होगा? इंटरप्रिटेशन का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जहां हम अपनी स्किल को दिखा रहे हैं कि किस लेवल से हम सैटेलाइट डेटा को रीड कर सकते हैं, साथ ही साथ हम ये दिखा रहे हैं कि डेवलपमेंटल प्रोसेस में हमारा क्या रोल हो सकता है। जैसे कोई वाटर बॉडी है और उस वाटर बॉडी को आप लगातार मॉनिटर कर रहे हैं, और आपको दिख रहा है, आपके पेरेंट्स ने बताया कि जो आपके घर के पास वाटर बॉडी थी उसमें कभी बहुत पानी रहा करता था, और आज जब आप देख रहे हो तो उसमें पानी बिल्कुल है ही नहीं। How to monitor? You take different types of satellite data, उन सभी समय के सैटेलाइट डेटा से वाटर बॉडी को आप मैप करते जाओ, और धीरे धीरे आप उसको देखोगे कि क्या परिवर्तन है, क्यों परिवर्तन है। That will be your findings. And if you are able to know the cause, तो आप रेमेडी मेजर्स भी बता सकते हैं कि इसको कैसे हम दोबारा कंजर्व कर सकते हैं। So this is the role of an application scientist, which you will see today. Next please. बढ़ा दीजिए। अच्छा हाँ, एक मिनट रुकिए। अब अभी तक जो हमने आपको बात बताई वो तो ऑप्टिकल एनर्जी की थी। अब जरा देखो, मान लो फ्लड का समय आया से आजकल, when there is a time of flood in our country, that time there is a month of either August or September, correct? And during that period sky is covered with the cloud. और आपको पता है कि फिजिक्स में आपने पढ़ा है कि ऑप्टिकल एनर्जी कैन नॉट पेनिट्रेट द क्लाउड कवर। तो अब जब ऑप्टिकल एनर्जी क्लाउड कवर को पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगी, तो किस तरीके से जो है हम इंफॉर्मेशन गैदर करेंगे कि जमीन में है क्या? Using radio waves. डेफिनेटली
So for that, another wavelength, that is higher wavelength, which is known as microwave wavelength, that is being used. इसका मतलब कि कुछ हमारे जो अभी तक जो सैटेलाइट हम देख रहे थे वो सन की एनर्जी से चार्ज हो रहे थे और इंफॉर्मेशन हमें दे रहे थे, तो ऐसे सैटेलाइट्स कहलाते हैं पैसिव, लेकिन ऐसे सैटेलाइट जो खुद एनर्जी इमिट करते हैं वो कहलाते हैं एक्टिव। तो अब दूसरी दोनों तरीके के सैटेलाइट्स आपको यहाँ बताए गए हैं कि एक्टिव सैटेलाइट क्या हो सकते हैं और पैसिव क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो कुछ इस तरीके से इमेज की एक्विजिशन आपने देख लिया, आगे बढ़ाइए। अब देखिए, सूर्य देवता नहीं है, देन व्हाट इज हैपनिंग, देयर आर रडार व्हिच एमिट माइक्रोवेव्स, उनसे जो पल्सेस निकलती हैं वो पल्सेस, सपोज ये ट्री की कोई कैनोपी कवर है, उसके ऊपर पड़ी, उसके बाद नेक्स्ट वो वापस गई, कितना समय लगा, इसकी बेसिस पे हम उस पर्टिकुलर सरफेस की टोपोग्राफी पता करके उसका टेक्सचर पता कर लेते हैं और इमेज की क्वालिटीज को पता करते हैं। तो फ्लड के केस में इसका सबसे बड़ा उपयोग ये होता है कि जो बीच में क्लाउड की लेयर होती है उसको भी ये पेनिट्रेट कर जाता है, तो अर्थ की सरफेस पे कितने भाग में पानी है, कितना सूखा है, ये हमें पता चल जाता है। नेक्स्ट प्लीज। अब रात को जो है सूर्य देवता चले गए, our moon is in action even though that radar is working, so that's the beauty of active remote sensing. Next please, बढ़ा दीजिए बढ़ा दीजिए बढ़ा दीजिए सभी, बस एक मिनट वहीं रुकिएगा। अब सवाल ये है कि जो भी चीज हम रिमोट सेंसिंग के सैटेलाइट डेटा से बना लेते हैं, अब बना किसमें बना लेंगे, बनाने के लिए कोई चीज हमारे पास होनी चाहिए, तो ट्रेसिंग फिल्म हो, ट्रेसिंग शीट पे ट्रेस कर लिया, बट यू नो when you are coming from your school to the center, not many things you have encountered on the way. कहीं पर वाटर बॉडी दिखी, कहीं पर आपको बिल्डिंग दिखी, कहीं पर आपको एक फील्ड ऐसा दिखा, कहीं पर वेस्ट एरिया दिखा, कहीं पर आपको कुछ सब्जी मंडी ऐसी दिखी, कहीं पर रोड दिखी, छोटी छोटी गलियां दिखी, all these informations are there. तो एक तो तरीका ये है कि पहले हम वाटर बॉडी में इंटरेस्टेड है, सारी वाटर बॉडी बना ली, फिर इंटरेस्टेड नहीं, हम सारी रोड में इंटरेस्टेड है, एक लेयर उसकी बना ली। इस तरीके से जब हम बहुत सारी लेयर बना लेंगे और ट्रेसिंग शीट में एक के ऊपर एक रख करके उनको देखने की कोशिश करेंगे, तो देयर माइट बी पॉसिबिलिटी द बॉटम मोस्ट लेयर मे नॉट बी क्लियरली विजिबल टू यू। अब क्या करें, चीज तो हमने बना ली और उसके बाद जब इंटरप्रेट करने जा रहे हैं, देन इट इज नॉट पॉसिबल टू सी द बॉटम मोस्ट लेयर। और जब तक हम इस प्रक्रिया में आगे बढ़े, in that time some developmental process has also taken place and road has got changed, some new structure has come up there, तो अब तो जो हमारी पुरानी चीज थी वो भी खराब हो गई। तो another technique came into picture, that was GIS, Geographical Information System, जहां पर हम इन सारी लेयर्स की इंफॉर्मेशन को अपनी इच्छा अनुसार स्टोर करते हैं, उसमें अपनी इच्छा के अनुसार जो है उसमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं, अपडेशन कर सकते हैं, और जो कुछ चाहिए, कोई जरूरी नहीं कि हमें पूरे एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, छोटी सी भी यदि हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो वी कैन एक्सट्रैक्ट इट। सो दैट वंडरफुल टूल विद रिमोट सेंसिंग क्रिएटेड अ रियली पैराडाइज फॉर दिस फ्रेटर्निटी। और आज इसका ये नतीजा है कि कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी हो, इस टेक्निक का उपयोग करते हुए हम उसके सॉल्यूशंस तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट, आगे बढ़ाइए। These are some एक मिनट बैठ जाइए। There are some domains like agriculture, forestry, water, your land area, climatic fields, ocean, and disaster related things. These are, I have not written all, some of the parameters I have mentioned where this technique can be applied very successfully. Next please. Just this is for you. Just from last 15 minutes I am talking about satellite data or image. There is an image in front of you, correct? Lot many things you are able to see in that image. Just in a broader sense, what actually you see in this image, can anyone tell?
bodies. He orders to respective district magistrates to give the relief parameters. और रिलीफ कैंप लग जाते हैं, और रिलीफ कैंप में होता क्या है कि दूर दूर से लोग आकर के रिलीफ की सामग्री लेना शुरू कर देते हैं. नाउ सी द केस, प्लीज क्लिक ऑन दिस इमेज. This is the image of a satellite data which has been taken in a lean period. Lean period मतलब कि जब पानी रिवर की बैंक्स तक ही सीमित है. ये चल नहीं रहा क्या? अलविदा देखिए. In the lean period, water is limited up to its bank. It is not crossing or not spilling out from the banks. Rains are coming, precipitation is going on, and banks are filled up with the water. And once water is more than the carrying capacity of the river, then water is spilling out in terms of flood in nearby areas like that. So this area, which is in a dark tone, that is all flood inundated area. अरे यार उसको बंद नहीं करना है, please stop it there. So what happens? The area which was inundated with the water, वहाँ पर crop थी, वो destroy हो गई. वहाँ पे लोगों की property थी, वो destroy हो गई. लोगों के cattle थे, वो destroy हो गए. लोगों के घर थे, वो destroy हो गए. मतलब कि इतने लोग affected थे, और इन्हीं affected को वास्तव में relief मिलनी चाहिए. But what happens? The person staying in this, छोड़ दो. Person staying in this green part is going to the district administration and asking for the relief, और उसको relief मिल जाती without any verification. इससे होता क्या है कि गवर्नमेंट की जिस मनी को जिस रिक्वायर्ड पर्सन के पास जाना चाहिए वो ना जाकर के किसी दूसरे आदमी के पास चली जाती है. एंड दिस वे एक आदमी जाता है तो वो अपने पड़ोसी को बताता है, जाओ यार तुम भी ले आओ जाकर के, तुम्हें भी हेल्प मिल जाएगी. और वो दूसरे आदमी को ले जाता है, दूसरा चौथे को बताता है, और इस तरीके से many unwanted people they are taking the help from each other and gathering the government money even though they are not supposed to take. यदि हमारे पास इस तरीके के मैप्स हों रिमोट सेंसिंग से बने हुए, तो कितना गवर्नमेंट का हम पैसा बर्बाद होने से रोक सकते हैं. करेक्ट. नेक्स्ट आगे बढ़ा दीजिए. This way information we try to gather. आगे चलिए. अब आपको पता है कि फ्लड के समय क्लाउड होता है. अब जब क्लाउड दिख रहा है तो नीचे पता नहीं पानी है भी या नहीं है, तो we take the microwave data. Next. माइक्रोवेव डेटा लिया, कहाँ पानी है ये पता चल जाता है हमें, और उसके ऊपर हमने विलेज की लेयर डाल दी तो पता चल गया इतने गांव डूबे हैं, केवल इतने गांव के लोगों को ही रिलीफ मिलनी चाहिए, बाकी किसी को नहीं. नेक्स्ट. कहाँ का ये मैप है? साउथ अफ्रीका. एंड द सेंटर पॉइंट which country is there? Chad country. And in the center point one lake is there. Click on that lake. Chad Lake. Very good. Once upon a time this Chad Lake was a lifeline of Chad country, and almost all the people they were taking the water from this particular lake. Poor management, negligence has created this situation, and now your lake is just like this. आप लोग अरल सी के बारे में सुन रहे होंगे आजकल. It's gone. So likewise, not many water bodies, those are disappearing. And if a water body is going out, it is affecting your environmental system and ecological system. To maintain that, we have to study regularly. And this is the only mean, remote sensing, जिसकी मदद से हम किसी भी water body में समय के साथ होने वाले changes को समझते रहते हैं. Next. Now, one most important thing. In our country, maximum of the North Indian rivers, those are fed from the glaciers, and they are getting water from the melting of the glaciers. तो यहाँ पर एक ग्लेशियर दिखाया गया है जिसको गंगोत्री ग्लेशियर कहते हैं, हिंदुस्तान का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर. उस पे रखिए, गोमुख पे जाए.
Either you talk or you do the work. Yes, this is a place from where mighty Ganga river originates. Even though it's getting named further downstream, but यहाँ पर नदी से जो है ग्लेशियर के मेल्ट होने से नदी निकलती है. अब बहुत ज्यादा ग्लेशियर मेल्ट हुआ तो पानी नदी में ज्यादा आएगा, कम पानी मेल्ट हुआ तो कम पानी आएगा. कैसे पता चले कि कितना पानी मेल्ट हो रहा है या क्या कंडीशन है? तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर रिमोट सेंसिंग में सैटेलाइट डेटा ले लेते हैं और उस समय का सैटेलाइट डेटा लेते हैं. देखिए यहाँ पर इस छोटे से लेक्चर में ये पॉसिबिलिटी तो नहीं है कि हम आपको हर चीज बता पाए. हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे बाढ़ का समय है तो डेटा बट नेचुरल है, बाढ़ का ही लेंगे. ऐसा तो नहीं कि जनवरी का डेटा ले लेंगे. तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि किस समय का डेटा हमें लेना है. तो पहाड़ों में सबसे ज्यादा बर्फ कब तक गिर जाती है उसको ध्यान में रखते हुए उसको मैप कर लिया. नेक्स्ट, कितनी बर्फ पिघल गई उसको मैप कर लिया. अब बड़ी वाली बर्फ से छोटी वाली बर्फ के वॉल्यूम को घटा दिया तो जितना वॉल्यूम बचा वो कहां हुआ, मेल्ट ऑफ होकर के आया होगा ब्रॉडली. उस मेल्ट ऑफ के बेसिस पे हम नीचे जो हमारे हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स होते हैं, इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनको ये बता सकते हैं एडवांस में कि इतना पानी आप नदियों में या बैराज के थ्रू आने वाला है, तो अपने बैराज के गेट्स अकॉर्डिंगली आप ओपन करें. नेक्स्ट, अब देखिए बहुत स्टडी की गई, फिर मॉडल बनाए गए कि कोई एरिया जो कभी बर्फ से पूरा ढका था 1860 में, यू सी दिस व्हाइट कलर, और धीरे धीरे इस वार्मिंग की वजह से जो आजकल हम लोग कहते हैं बर्फ लगातार पिघलती जा रही है, पुअर मैनेजमेंट की वजह से पिघलती जा रही है. देखिए 1910 तक आते आते बर्फ कितनी कम रहेगी. तो वंस स्नो इज रिसीडिंग, इवन डाउनस्ट्रीम इंफॉर्मेशन और टेरेन कंडीशंस आर आल्सो चेंजिंग. यदि डाउनस्ट्रीम के टेरेन कंडीशन बदलते रहेंगे तो हमारी वहाँ की इकोलॉजी और एनवायरनमेंट भी अफेक्ट होते रहेंगे. और उसी इफेक्टिंग की वजह क्या है कि एक दिन आएगा जब ये पूरी बर्फ खत्म हो जाएगी. से in 1980 the condition is like that, and in 2020 it is almost gone. We have the techniques to extrapolate the models for further in 2030 or 40 what would be the condition of the terrain. Using that all information we create the model like that. So there might be a story that once upon a time area was fully glaciated and now it has been converted into this rugged humid profile area. Next please. आगे बढ़ा दीजिए. अब एक मिनट रुकिए. अब इसी तरीके से नीचे आइए शहरों में. Most of you are from the Gen Z generation, so you people might be knowing about the Lucknow, कि लखनऊ पहले कैसा था. जहां आज हम खड़े हैं, हमारे बचपन में कभी हम लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी कि कभी लखनऊ यहां तक होगा. And to be there up to Kapurthala, it was the farthest most point of Lucknow. और आज तो कपूरथला एक तरीके से सेंट्रल पार्ट में आ गया है और लखनऊ has been expanded like anything. So just using satellite data you can know how far your urban growth is taking place. अब सवाल ये कि जब पहले वहाँ अर्बन एरिया नहीं था तो क्या रहा होगा, खेत रहे होंगे, वहाँ पर खेती होती होगी. उन सब खेतों को डिस्ट्रॉय करके, उन सब वाटर बॉडीज को ट्रांसग्रेस करके आज ये अर्बन बाउंड्रीज बना दी गई, अर्बन एरियाज बन गए. मतलब डेवलपमेंट तो किया लेकिन डेवलपमेंट के नाम पे हमने डिस्ट्रक्शन बहुत किया. So that's what we suffer and this change has also giving a problem to our environment. Next. Similarly, forests में, जंगल में, घरों में बहुत से फर्नीचर को बनाने के लिए जंगलों से लकड़ी काटी जाती है. कितने जंगलों से लकड़ी काटने का नतीजा क्या हो रहा है कि देखिए रोड के अलोंग ही सारा फॉरेस्ट को जो है वो रिस्ट्रिक्ट करते जा रहे हैं. और once forests are going, आप देख सकते हैं क्या कंडीशन हो रही है अमेज़न में, क्या कंडीशन हो रही है ऑस्ट्रेलिया में. सो फॉरेस्ट की कटिंग, और फिर हमारा कंट्री वैसे भी बहुत कम फॉरेस्ट कवर के साथ है, तो जब यदि फॉरेस्ट लगातार हम काटते रहेंगे तो वो भी फिर से हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेगा. आगे बढ़ा दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए. यहां पर हमने ये दिखाया है कि हमारे पास कई तरीके की एप्लीकेशन होती है.
कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जिसमें हमें एक रीजनल पिक्चर देनी होती है, और कुछ एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जहां पर हमें पिन पॉइंट इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो जैसी हमारी एप्लीकेशन, उस हिसाब का हमें सैटेलाइट डेटा सिलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट, आगे बढ़ाइए। अब ये तो बात हुई हमारे अर्थ में उन सैटेलाइट्स की जो रिमोट सेंसिंग में हमारी हेल्प कर रहे थे। अब आज ये जो 23 को हमारा नेशनल स्पेस डे मनाया जा रहा है, वो इंडिया का मून पे जो कॉन्कर हुआ है उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। कि साउथ पोल पे हम गए और वहां पर हमारे 3 मिशन अब तक जा चुके हैं टोटल। और किस मिशन ने वहां पर क्या कुछ रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड भी कुछ काम किया है, दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू नो। तो सवाल यह है कि मून पे जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। I think that day is not much far when you will see another Antilia there on the moon. So this way, our chief guest is coming. Just please, I take a pause of 5 minutes. वो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाला कहाँ है इधर? लेके बैठ जाओ थोड़ी देर। 1 2 3 बनाया है। कहाँ है इधर? उधर नहीं जाना है, इधर कोई गायब ना होने पाए। अरे गायब नहीं होंगे। देखने को ठीक है ना, जब लोग आके बैठेंगे ना मोबाइल से मिल लेंगे। हो गया था सेकंड। फर्स्ट कौन है, सेकंड कौन है? Has never ceased to grow, and this poster mainly depicts the milestones like SLV-3, Chandrayaan, the Mangalyaan mission, the Pragyan rover, and the very first one that was 1975 with Aryabhat. Thank you. My name is Hadia Singh. I made this poster on the journey of ISRO. I am Soumya Suri from City Montessori School, Branch 1. So basically this poster depicts the milestones of ISRO's history from the start in 1969 till date, like there was one more event, all these, the milestones, the achievements, the upcoming events that ISRO has, especially PSLV and Aditya L1. That's all. Thank you. Good morning everyone, to one and all present here. I'm Komal Chauhan from KMS Gomti Nagar 1. So basically I have made the poster on Aditya L1, which is a mission. Now the satellite has been launched from Earth to Sun. It was last year, 2023. Thank you. Good morning everyone, I am Shraddha Shrivastava from City Montessori School. This poster was made by Ridyansh. Due to his absence, I am here to present the poster. This poster also, it talks about the milestones done in ISRO. Thank you.
Morning everyone, my name is Athar Kumar from CMS Gomtinagar Campus 1. So as you can see, this poster is about the launching of GSLV Mark III, which was also known as Chandrayaan 3 mission. It was nicknamed by ISRO as Naughty Boy because of the many failures faced due to in the Chandrayaan mission 1 and 2. This was successful and it reached the south pole of the moon, which was named as Shiv Shakti Point. Thank you. My name is Prithvi Raj. I am from class 8th H from CMS Gomtinagar 1. I have made this poster on the achievements of GSLV and LVM-3 and there are many satellites launched by them. Thank you. Good afternoon everyone, my name is Shashwat Singh. I study in CMS GN1. This is a poster I have made. It marks the milestones in ISRO's history. It shows how we have progressed from nothing to one of the world's biggest space organizations. Thank you. I'm Krishanki Singh from class 8F, and Chandrayaan, as you can see, the poster is about Chandrayaan 3. It is a mission, follow-on mission of Chandrayaan 2, and demonstrate end-to-end was capable in safe landing, and it's a very proud it is very proud launching for us, and thank you. Thank you, ISRO. Good morning everyone, my name is Vishakha Sagar and I am from City Montessori School, Gomtinagar Campus 1. So as we can see in the poster, we can see that India has progressed in many fields of science and also in many fields of science and medicine, and also in the field of astronomy. We can see the Chandrayaan mission in the picture, and we can see many rockets, spaceships, planets, and also many galaxies. Thank you. आइए सर सर इसको दो नेशनल स्पेस डे के इस मौके पर यहाँ उपस्थित हमारे संस्थान के सभी वरिष्ठ साइंटिस्ट और अधिकारीगण, विभिन्न स्कूलों से आए हुए हमारे स्टूडेंट्स, टीचर्स, अन्य सभी पार्टिसिपेंट जो यहाँ पर मौजूद हैं, जैसा आप लोगों को पता है कि आज के दिन ही मून पे जो है सॉफ्ट लैंडिंग हमारी हुई थी, जिसके कारण इस डे को जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से हम लोग नेशनल स्पेस डे के रूप में इसको पूरे देश में मनाते हैं। स्पेस हमेशा से ही बहुत ही क्यूरियोसिटी से भरा हुआ है। आप जितना बड़ा और विशाल है स्पेस, उतनी ही क्यूरियस भी है। अगर आप स्पेस के बारे में आपको पता चलेगा तो आप निश्चित रूप से दूसरी उसके बारे में और कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो
आज जो स्कूल से बच्चे आए हुए हैं, मैं कोई औपचारिक संबोधन नहीं करूंगा, कुछ टीचर्स भी आए हुए हैं। इसमें से जो बच्चे आए हैं, कितने बच्चे इसमें से साइंस के, तो मुझे लग रहा सारे ही बच्चे होंगे, साइंस पढ़ रहे होंगे। साइंस के अलावा भी बच्चे हैं इसमें जो साइंस पढ़ रहे हैं। इसमें कितने बच्चों को साइंटिस्ट बनना है? हाथ ऊपर को, बहुत कम है। तो इनको माइक दो, इनको माइक दो बच्चों को, इनको माइक दो। कितने बच्चों को साइंटिस्ट बनना है? इस बच्ची को दो जो आगे है। क्यों आप साइंटिस्ट बनना चाहती हो? So, because I feel science is something that has always inspired me from very beginning. When I was younger, like a little kid, I always used to ask questions like, why is this happening? Out of nowhere, where did the sun appear? Out of nowhere, where did it go? So, I was very driven by the mysteries of the universe and in science in general. So, that is why I choose to become a scientist. एक बच्चा और किसी कोई साइंटिस्ट बनना चाह रहा था। अपना नाम भी बताइएगा, नाम और स्कूल का नाम भी बताइएगा। From class 9, Pioneer Montessori School. Pioneer Montessori School. Yes sir. बताओ आप, क्या नाम बताया आपने? आदित्य, अथर्व। तो अथर्व, ये बताओ कि आप साइंटिस्ट क्यों बनना चाहते हैं? Curious thing. If we have interest, that anything can be more interesting if we have like about the mystery of black hole. The universe is that thing. If we have interest, it can be like everything. Universe and space is my life. That is why I wanted to be a scientist. एक बच्चा और था, वेरी गुड, बहुत अच्छा। थोड़ा आवाज इसकी माइक सही करके दीजिए, बच्चों की आवाज क्रैक कर रही है। थोड़ा सही करके दीजिए, तो बच्चों को ऐसे बोलने दीजिए, आवाज तो यहाँ तक आ जाएगी। एक बच्चा और था, कोई साइंटिस्ट बनना चाह रहा है। बताओ आप क्यों साइंटिस्ट बनना चाहती हो, क्या करना चाहती हो? ऑन कर देना। Good morning, sir. Sir, my name is Anamitra Dev Singh. Sir, I want to become an ocean scientist because ocean has always been something that has fascinated me so much. We have not discovered the total ocean right now. We have just discovered the 20% of it. So I want to become the person who discovers the rest of the ocean left for the earth because ocean is so mysterious and so silent. Okay, sir. और कोई साइंटिस्ट है? ओके, इसमें इंजीनियर कितने बनना चाहते हैं? भाई साइंटिस्ट नहीं बनोगे, इंजीनियर नहीं बनो, साइंस क्यों? अभी उसको भी आ रहा हूँ, देश का सौभाग्य दुर्भाग्य सब आपके सामने प्रस्तुत कर रहा है। हाँ बेटा, आप बताओ, आप इंजीनियर बनना चाहते हो, साइंस पढ़ रहे हो, साइंस में क्या अच्छा लगता है सबसे? So basically in science, what I love is physics and somewhat of chemistry's part. And the thing which inspires and basically entertains me the most is what basically is the misconceptions about science, in which people normally get very fumbled out there. And in learning those particular topics which entertain me the most, heat, lights, sound, many of them are those chapters, and there's such a long way for me to follow in science. और कोई इंजीनियर बनना चाहता भाई? इसमें डॉक्टर कितना बनना चाहते हैं? कौन कौन डॉक्टर बनना चाहता है? वेरी फ्यू। ओके, उस बच्चे को दो, पीछे वो हाथ है। अपना नाम बताओ बेटी, है बताओ क्या? My name is Upashna Misra from Pioneer Montessori School, Jankipuram. I especially want to be a cardiologist, cardiothoracic surgeon, because I find it interesting and good. And I have interest in biology.
और कोई बच्चा कुछ बोलना चाहता है? उसको दे दो। So, sir, my name is Komal. I am from City Montessori School, J1. I want to become a doctor because I have heard that doctors are the saviors of others, and I also want to become a savior of other person in life. And also, biology, chemistry, and physics all are very interesting, and I love to study them. That's why I want to become a doctor. हाँ, इस बच्चे को भी दो, ये भी कुछ कहना चाहती है। My name is Anshika Verma. I am from Pioneer Montessori School, Jankipuram branch. I wanted to become a doctor because I want to save lives, and I love biology as biology is the study of living organism, and we all have our mothers, but one mother which is common in like all of us is the Mother Earth, and we all are originated from it. So I love to like save lives. I want to that's why I want to become a doctor, and especially I want to become a neuro surgeon because it's very interesting to know about the neurons and everything, whatever is happening inside our body. So I want to. Thank you. Thank you. ये जो इस तरह के कार्यक्रम होते हैं, इससे बच्चों आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप लोगों से इंटरेक्ट करते हो, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हो, आपकी लर्निंग्स बढ़ती है। लर्निंग केवल किताब से और कोर्स से नहीं बढ़ती है, आप एक दूसरे को जानते हो, समझते हो, शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंस, शेयरिंग ऑफ डिफरेंट थिंग, फैक्ट्स अबाउट डिफरेंट सब्जेक्ट, तो उससे बढ़ता है। आज जो स्पेस डे का सेलिब्रेशन है, इसका मुख्य बिंदु ये है कि हम अपने बच्चों को, अपने समाज को स्पेस के बारे में, उसके बारे में जो डिटेल हमने अभी तक की जितनी भी अपना डेवलपमेंट किया है, जो भी प्रोग्रेस की है, उसको शेयर कर सके और एक अवेयरनेस लोगों के बीच में फैले। साथ ही जो हमने अभी तक अचीव किया है उसमें भी एक सेंस ऑफ प्राइड हम फील करेंगे, गौरव महसूस करें, और ये जानने की कोशिश करें कि जो सरकार है हमेशा इस दिशा में कितना सजगता के साथ और कितना इसको फोकस कर रही है, इसको महत्व दे रही है, आगे बढ़ रही है। बेटा साइंस जो है, साइंस से चाहे आप इंजीनियर बनो, चाहे डॉक्टर बनो, चाहे साइंटिस्ट बनो, जो कुछ बनो, इनका रोल क्या है, अल्टीमेटली इनका एंड क्या है? आप जिस समाज में रहते हैं, जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, आज की जो समस्याएं हैं, जो ऐसी समस्याएं हैं जिसपे अगर बहुत जल्दी समाधान नहीं किया गया तो शायद हमारे एग्जिस्टेंस के लिए ही बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगने वाला है। तो आपका काम क्या है? डॉक्टर का काम क्या है? लोगों को स्वस्थ रखना। इंजीनियर का काम क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। जो भी ईश्वर जो ह्यूमन बीइंग को बनाया है, आपको हमको जो बनाया है, सब में एक डिस्टिंक्ट कैपेबिलिटी है, जिसको उसको क्या कहते हैं, नेचुरल टैलेंट कहते हैं। वो ईश्वर ने हर इंसान में एक खूबी डाली है। अब वो खूबी कभी हो जाती है, कभी निकल के सामने आ जाती है। तो हम सबका काम जो है, इंजीनियर का या डॉक्टर का या सबका, ऐसा एनवायरनमेंट तैयार करना है जिसमें कोई भी ह्यूमन बीइंग अपनी कैपेबिलिटी को पूरी तरह से डेवलप कर सके। अब कहोगे कि इतनी फिलोसफिकल बात हो गई। भाई अगर कोई व्यक्ति अनहेल्दी है, वो हेल्दी नहीं रहेगा तो वो क्या जीवन में करेगा? कोई म्यूजिशियन है बहुत बड़ा, लेकिन उसको कोई प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर का रोल है कि नहीं है? अब लता मंगेशकर जी गाना गाती थी, अगर आज का उनको ऑडियो सिस्टम और जो म्यूजिक के सॉफ्टवेयर है वो मिलते तो उनकी आवाज़ और सिंगिंग का लेवल क्या होता है? कैन यू इमेजिन? तो किसका रोल है? इंजीनियर। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप सभी का रोल, चाहे आप डॉक्टर बनो, चाहे इंजीनियर बनो, चाहे साइंटिस्ट बनो,
आप सबका रोल समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और डाउन द लाइन आप सभी लोगों को एक गुड ह्यूमन बीइंग, सबसे पहले गुड ह्यूमन बीइंग भी बनना चाहिए। आप सब बन लो, लेकिन इफ यू आर नॉट ए गुड ह्यूमन बीइंग आप किस तरह। और जो साइंस का स्टूडेंट है उसके लिए तो ये और ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का अगर गलत हाथों में अगर वो पहुंच गई और गलत इस्तेमाल हो गया तो उसका नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। तो आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, जो भी बनना चाहते हो, आप बी क्यूरियस, अपने आप से प्रश्न पूछो, किताब में जो आप पढ़े हो उसको सोचो। पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक आप उसको सोचोगे नहीं कि ऐसा क्या है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ द थियरी विच इज इन द बुक, कि कहाँ अप्लाइड हो रही है। आप जब एप्लीकेशन के पार्ट को भी पढ़ोगे तो साइंस और इंटरेस्टिंग हो जाती है। आप कंडक्टर के बारे में पढ़ोगे तो बड़ा नीरस लगेगा कंडक्टर, सेमी कंडक्टर बहुत नीरस लगेगा। द मोमेंट यू विल स्टार्ट थिंकिंग ओवर इट्स एप्लीकेशंस, ये रिवर्स हो जाएगा, आपको सारे उसके सिद्धांत समझ में आने लगेंगे। आप लिक्विड ऑक्सीजन के बारे में पढ़ोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप रॉकेट के बारे में नहीं जानोगे, उसके फ्यूल के बारे में नहीं समझोगे। तो बी क्यूरियस और लगातार अपने आप से एक दूसरे से प्रश्न करते रहिए। आप जितने प्रश्नों का उत्तर ढूंढ लेंगे उतने आगे आप बढ़ेंगे साइंस में। हमारे बीच बहुत से साइंटिस्ट भी हैं इस इंस्टीट्यूट, बेसिकली साइंटिस्ट लोगों का ही है जो अलग अलग क्षेत्रों में बहुत काम कर रहे हैं और लोगों के जीवन आसान करने के लिए काम कर रहे हैं। उनके जो एप्लीकेशंस है उनसे ढेर सारी जो है सरकार, लोगों को, आम नागरिकों को उससे सुविधाएं मिल रही हैं। आप लोग स्कूल से यहाँ आए, स्कूल के टीचर्स लेके आए, मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। बच्चों को मेरी शुभकामनाएं, आप जीवन में आगे जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। राहों में थी मुश्किलें और चट्टान, पर नारी के हौसलों में थी जान। इसरो की इन वीरांगनाओं ने दिखाया भारत का भविष्य अब और भी महान। Ma'am Ritu, Tessie, Nandini and more. In the worldly cosmos they explore. With every story a launch of hearts and bones, of hearts that hold strong might and courage so bold. One cannot speak about women in ISRO without mentioning Dr. Ritu Karidhar, the rocket woman of India. She was Deputy Director of Mangalyaan mission. Mangalyaan, the mission that made India the first country to reach on Mars on its first attempt. Another shining example is Muthaiya Vinita, who was the project director of Chandrayaan 2 mission. And then we have Anuradha TK, an honored female scientist who received the space medal, gold medal in 2003 for her contributions in space sciences. Then we have Nigar Saji, the woman behind Aditya L1. Moreover, Dr. Kalpana Chawla, an astronaut who left indelible mark on space explorations, suggesting symbolizes the courage and the vision of women behind this field. In conclusion, the contribution of women in ISRO are not just a testament to their individual brilliance, but also a reflection of what can be achieved when the talent is nurtured regardless to gender. As we continue to look up to the future, we must continue to support and encourage women in the field of science, technology, engineering and mathematics. Because of their efforts, we will reach new heights on earth and beyond. So at last, I would like to say, गर्व है मुझे मैं नारी हूँ, अकेले ही मैं सब पर भारी हूँ, तोड़कर हर पिंजरा जाने कब उड़ जाऊंगी, चाहे लाख बिछा लो बंदिशें, दूर आसमान में
अपनी जगह बनाऊंगी। हाँ, गर्व है मुझे, मैं नारी हूँ, अकेले ही सब पर भारी हूँ। With this, I would like to salute all the women scientists in ISRO for their hard work. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. The one and only thing over which you have complete and total control is how you focus your mind, and luckily this determines everything else. Good morning everyone. We are the students of Pioneer Montessori School. I am Janvi Sharma of class 11 and we are here representing milestones in ISRO's history. ISRO is a name that brings pride to all Indians. In a very short span of time, it has made its mark in the world as a premier space agency. ISRO has gained a reputation for being efficient, cost-effective and largely successful in its mission. In 1947, shortly after World War II, the Cold War between US and the Soviet Union spurred a space race. Both the countries aimed to develop intercontinental ballistic missiles for nuclear delivery. By 1969, India began its space program under the guidance of Dr. Vikram Sarabhai. Despite limited resources, ISRO achieved major milestones including the launch of India's first satellite Aryabhatta in 1975 and the Chandrayaan-1 lunar probe in 2008. Now we hope that ISRO's future plans, the Gaganyaan, Mission Mangal 2 and etc. to be successful in future. Now my friend Priya will tell you about some satellites. Dream transformed the thoughts and thoughts into real action. From 1970s, India marked the beginning of satellite communication. ISRO has launched several satellite systems like Indian National Satellite Systems. India started a satellite launch by Aryabhat on 19 April 1975. It was launched by Soviet Cosmos 3M rocket from Kapustin Yar. This launch has proved that the India has its capability to launch many satellites. Now, after some years, Rohini RS-1 was successfully launched on July 18, 1980. This was the milestone beginning for India. It made the India on the 7th country to have its capability to launch its own satellites by its own rocket. Now, Aditya L1 was launched in 2nd September 2023. It was the India's observatory class space mission. Its mission is to scrutinize solar surface and obtain valuable data. I would like to thank to ISRO for making our country proud in space explorations. SLV-3 or satellite launch vehicle was India's first satellite launch vehicle, weighing 17 tons with a height of 22 meters and capable of placing 40 kg of payloads in the low Earth orbit. It was successfully launched on 18 July 1980 from Sriharikota range, where Rohini was placed in the orbit, thereby making India the 6th most exclusive member of the exclusive most space researching, and the successful culmination of the SLV-3 project showed the way to other projects like SLV, PSLV and ASLV. India's first mission to moon, Chandrayaan, was successfully launched on 22nd October 2008 from SDSC Sriharikota. The spacecraft was orbiting around the moon at the height of 100 kilometers and was made around 3400 orbits around the moon. And the mission was concluded when the spacecraft lost its communication on 29 August 2009. Chandrayaan-2 was India's second lunar mission and was a complex mission. It included an orbiter, a lander and a rover to explore around the moon's orbit. But unfortunately, it could not make a safe landing and was crashed. But as it is safe, we learn from failures and not from success. Chandrayaan-1 was successfully launched, but the MIT crashed, which led to the creation of Chandrayaan-3. This mission had made a history by becoming first mission to soft land on the moon's south pole, a region which was never been discovered before. Chandrayaan-3 continues to pave the way for new discoveries and future missions. Now I would like to end
end our words with few lines. देख मेरी ऊंची उड़ान को चली गगन के पार, देख मेरी ऊंची उड़ान को चली गगन के पार, फहराएंगे चांद पर तिरंगा, फहराएंगे चांद पर तिरंगा, देख के दुनिया है आबाद। आज तो भेजा यान चांद पर, कल मानव को भेजेंगे, आज तो भेजा चांद यान पर, कल मानव को भेजेंगे। अंतरिक्ष की है यह उड़ान, अब अंतरिक्ष जीतेंगे, अब अंतरिक्ष जीतेंगे। धन्यवाद। अंतरिक्ष में गूंज उठे हम चंद्रयान का गान लिए, चार तिरंगे रंग में रंगा नई एक पहचान लिए। मेरे भारत के वैज्ञानिक तुम गौरव हो भारत का, ऊंचा माथा लिए खड़े हम सच्चा एक अभिमान का, ऊंचा माथा लिए खड़े हम सच्चा एक अभिमान का। Good morning everyone present here. We the students of Pania Montessori School from class 9 have got a great pleasure to represent our poster on Chandrayaan mission in front of all the great scientists and everyone present here. As we all know, today we are gathered here to celebrate India's National Meridian Space Day with the theme Touching Lives While Touching the Moon, India's National Space Saga. Science is a treasure, difficult to measure. Science is a boon, its magic is carrying a man to moon, its magic is carrying a man to moon. Now let us get to know about Chandrayaan mission. Chandrayaan mission, also known as Indian Lunar Exploration Mission, is a series of outgoing missions by ISRO for the exploration of moon. ISRO has launched multiple missions including Chandrayaan 1, Chandrayaan 2 and Chandrayaan 3. Chandrayaan 1, India's first lunar mission, was successfully launched on 22nd October 2008 by Satish Dhawan Center Space Sriharikota. The spacecraft was orbiting around the moon at the height of 100 km from the lunar surface for the chemical, mineralogical and photological mapping of the moon. Now my friend Athar will let you know all about Chandrayaan 2. Thank you. Chandrayaan 2 was launched by ISRO during the tenure of Mr. K. Sivan. Let's talk it about in depth. It was launched on 22nd July 2019. Its launch vehicle was GSLV Mark III fat body. Launch site was the Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. Its objectives were to have lunar orbit insertion and remote sensing. Its payload was Pragyan rover, and Pragyan rover was kept in Vikram lander. Let's know about Vikram lander's objectives. Vikram lander's objectives were soft landing, scientific studies, and to study about the atmosphere of the moon and to look for seismic activities. Now let's talk about some Pragyan rover's objectives. Its objectives were to explore the lunar surface and to study about the lunar soil. This mission had a 95% success rate, but where did the 5% went? Let's talk about it. It had a 5% failure rate because at the end when Vikram lander was having its landing, it could not have a soft landing. That is why it had a ball failure. Due to this, the 5% deducted. This is the reason this mission is known as partially successful mission. Now my friend Rehan is going to tell you about Chandrayaan 3 mission. Chandrayaan 3 is the third mission in the Chandrayaan program, which is a series of missions developed by Indian Space Research Organization ISRO. The Chandrayaan 3 consists of a Vikram lunar lander and a Pragyan lunar rover. Chandrayaan 3 is a follow-on mission to Chandrayaan 2 to develop, to demonstrate end-to-end capabilities in soft landing and roving on the lunar surface. This mission was led by the chairman of ISRO, Mr. S. Somnath. This mission gave various advantages to India. One of these advantages are it made an elite group of nations like USA, Russia and China. And the final stage of Chandrayaan consists of a cryogenic engine which is powered by liquid hydrogen and liquid oxygen. Chandrayaan, as we know that Chandrayaan 2 has an orbiter, a lander and a rover, but Chandrayaan 3 only consisted of a lander and a rover. Therefore, an orbiter was absent in the Chandrayaan 3.
as we are getting these autonomous achievement because of great father of Indian space program, Dr. Vikram S. A. Sarabhai, who is an Indian physicist and scientist. Now my friend Upasna will tell more about this mission. Sky is not a limit for us. It is a moment of glory for entire India that our Chandrayaan mission was successful with the help and contribution of our great scientists. Our astonishing moon mission has discovered water molecules in the lunar surface and ice at the polar regions, teaching us how to aim the stars, making us believe in our own abilities, and showing us how to deal with failure and use it as a platform to rise again. We want to congratulate our ISRO and our scientists for this. Thanks to the tremendous ingenuity, skill, dedication, and hard work, we are proud of each one of you. Thank you. Now we like to end our presentation with my few words. शशि के पटल पर चल रहा प्रज्ञान नंद मंद है और गहराइयों में ढूंढता क्या क्या छिपाया चंद है, आह्लाद है प्रमोद है मधुमास का मकरंद है, धरा पर पर्व मन रहा अंतरिक्ष में आनंद है. थैंक यू. Mangalyaan, India's Mars orbital mission, is a testament to the national scientific progress and innovation spirit, demonstrating that the groundbreaking achievements can be reached with resourcefulness and determination. With this beautiful thought, a very good afternoon to one and all present over here. Today, we the student of Sri Jainarayan Mishra PG College, Lucknow, standing before you to draw your attention towards those golden days of 2013-14 when India marks its remarkable achievement and individual identity in this race of exploring the universe. Today, I am honored to speak about one of the most remarkable achievements in the history of space, Mangalyaan, the Mars orbital mission. It was launched by ISRO from, as it is mentioned, Sriharikota Satish Dhawan Space Station on November 5, 2013. It not only marked India's first interplanetary mission, but also made history of making India to Mars on its first attempt. Mangalyaan represents more than just technological success. It is a symbol of India's growing capabilities and determination in the field of space exploration. With the mission cost of just 450 crore, a fraction of budgets of their Mars mission, it showcased the brilliance, efficiency, the innovation of the Indian scientists and engineers. The very first thing in our poster is a launch vehicle whose name was PSLV C-25, whose weight was 32,000 kg and length was 44.4 meter, breadth 2.8 meter, height 51.3 meter. Cost was 450 crore. Here are 5 key points about the structure of Mangalyaan's rocket PSLV C-25. 4-stage configuration. PSLV C-25 is a 4-stage rocket with alternating solid and liquid propulsion system. This configuration allows for precise control and high efficiency during different phases of the launch. First stage PS1. The first stage is powered by a large solid rocket motor with 6 strap-on motors. Second stage PS2. The second stage uses a liquid propulsion system powered by the Vikas engine. Third stage PS3. The third stage is another solid rocket motor. Fourth stage PS4. The fourth and final stage of PSLV C-25 is a liquid propulsion stage with 2 engines. It uses monomethyl hydrazine MMH as fuel and mixed oxides of nitrogen MON3 as oxidizer. The second thing in our poster is the rover, which is Mars orbital rover. Its main targets are 5.
The main thing for which we have sent it to Mars were Mars. We have sent our Mars orbital rover to Mars for getting main 5 components. The first one is Mars color camera, which captures the different types of images of Mars which help us in study. Second is thermal infrared imaging spectrum, which find the hotspot and thermal emission. Third is methane sensors for Mars, which detect the presence of methane gas for living of human, as we all know that methane is the basic needs of human. Fourth is Lyman alpha photometer, and fifth is Mars exploration neutral composition analyzer. The third thing in our project is the last key point, which are just below the Mars. When the spacecraft was revolving around the Mars, it captured some unique images of Mars like Cassie Valleys, ice clouds and Olympus moons. The Cassie Valleys are the Martian valleys in the largest system of giant multiple outflow channels. The Cassie Valleys flows out of the north of equator into the Equus Chasma, 100 km long, 10 km wide and 4,000 meter deep. The second is ice cloud. The ice clouds in the Mangalyaan captured images of ice clouds in Martian atmosphere, particularly around the poles. These clouds are composed of water ice and provide insights into the planet's atmospheric conditions and the presence of water vapor. And our third and last is Olympus Mons, which is the Olympus Mons is a large shield volcano on Mars. It is over 21.9 km high as measured by the Mars Orbital Leisure Altimeter, which is also known as MOLA, about 2.5 times the elevation of Mount Everest above sea level. It Mars' tallest volcano, tallest planetary motion. In the last right-hand corner, we have also mentioned some scientists which have played a vital role in this mission. First one is Subhai Arun, which was mission director. Second is Nandini Harinath, and third one is Mrinal Rohit. The Mangalyaan stands as a testament to India's growing progress in space exploration and our commitment to pushing the boundaries of knowledge. Its success not only showcases our technical achievements but also embodies our spirit of innovation and perseverance. As we look to the future, let us be inspired by the Mangalyaan's journey and continue to strive for excellence, dreaming big and working tirelessly to turn those dreams into reality. Thank you. चल रहा है, मिल के आएंगे जाके 1:30 बजे तक। लंच लाना रहेगा ना। धन्यवाद बच्चों। अब जय नारायण पीजी कॉलेज से कृष्णा यादव, माहिर सिद्दीकी, फातिमा खातून और निशी सिंह, सभी बच्चों से अनुरोध है अपने पोस्टर के बारे में थोड़ा संक्षेप में ही यहाँ पर विवरण दें, समय का ध्यान रखें। वही कह रहे हैं आप। Good morning, ladies and gentlemen. My topic begins now. Milestone in ISRO's history. Aryabhat. It was India's first satellite made by ISRO, and its name take by a great astronomer Aryabhat. It was launched on April 19, 1975 by a Soviet Cosmos 3 rocket from Russia. Its weight is 360 kg. It was made for scientific exploration purpose. Its mission life was around 6 months and orbit life near about 70. Next, my colleague going to continue. Kalpana I spacecraft. Kalpana I was the earlier known as the massive
After the death of Dr. Kalpana Chawla, ISRO changed its name in her memories. It was a series of exclusive meteorological series satellites launched by ISRO mission meteorological rocket named PSLV C4 weight 1060 kg. Launch date 12 September 2002. Launch site Sri Harikota. Orbit geologist stationary. Now Krishna will become Aditya, the third. The Aditya name derived from Sanskrit, which means sun. It's made for study of sun. It was launched by rocket PSLV XL on September 2003 from Satish Dhawan Space Center, and it is still operating. Then I like to share about Apple satellite. It's 4. The Ariane passenger payload experiment known as Apple. It was ISRO's first indigenous experiment communication satellite. And a fact, Apple was carried on bullet card to avoid magnetic interference, and it cost only 150 rupees. Its weight around 670 kg. It was launched by Ariane 1 VS3 on 1981 from French. Its mission life was 2 years. Now my friends begin. Chandrayaan 3, it is the third mission in the Chandrayaan program, a series of lunar exploration mission developed by ISRO. Its purpose for study about lunar south pole of moon. It was launched by LVM-3 MU rocket on July 14, 2003 from Satish Dhawan Space Center, India. It is still operating. The last one is MOM. MOM known as Mars Orbited Mission. MOM carry 5 specific payloads to study the surface feature like morphology, mineralogy, etc. MOM sending the data and it's being received in the form of space etc. It is launched by PCLV C-25 rocket on 5 November 2023 from Satish Dhawan, India, and it is still operating. We like to finish our statement by saying a quote: if you have knowledge, let others lighting their candle in it. Means always communicate and spread knowledge. Thank you very much. ने कर दिखाया है, चांद पर भारत का झंडा लहराया है, चंद्रयान 3 की लैंडिंग कराकर भारत का सिर गर्व से ऊंचा उठाया है. A very pleasant afternoon to one and all present over here. I am Anamitra from semester 3 JNPG College. I will be the one elaborating the poster on behalf of my group. Global partnerships for better space future, emphasizing ISRO's commitment for international cooperation. ISRO has many collaborations with worldwide space agencies. First we have NISAR, the collaboration of NASA and ISRO for synthetic aperture radar. This is a Earth observation satellite that will study the ecosystem, climate changes, natural calamities of Earth. Next is cross-support arrangement with ESA, European Space Agency. We have a support system agreement that provides us access of ground stations and tracking network for the critical situations like landing and launching. Now my friend Divyanshi will do the further elaboration. We have Lunex mission with JAXA, Japan Space Agency. Together, JAXA and ISRO have planned for lunar exploration mission like Chandrayaan 3. A lunar landed and rover targeted the South Pole. The fourth one is Gaganyaan, the Indian crewed orbital spacecraft program led by ISRO, capable of carrying 3 people to the orbit and returning them safely to the Earth. Russia is providing the astronaut training for Gaganyaan program through its space agency Roscosmos and its subsidiary Glavoscosmos. Fifth is the Trishna, thermal infrared imaging satellite for high resolution natural resource assessment, joint mission of ISRO and CNES. CNES is the France Space Agency to monitor the water resource, agriculture, forestry, study urban heat islands and thermal anomalies. Trishna will provide high resolution thermal and multispectral data. Thank you. From Earth to space together, we rise. हम सबका था विश्वास, इसलिए हम हो गए कामयाब. चांद पर हो गई सॉफ्ट लैंडिंग, दुनिया ने कहा जीता हूँ हिंदुस्तानी. Thank you. And
Unfortunately, Chandrayaan-1 was unsuccessful. But according to ISRO chairman K. Sivan, he said that you should learn from failure, consume them, go ahead and master them. Then we launched Chandrayaan-2 mission successfully. Chandrayaan-2, India's second moon mission, was successfully launched on 22 July 2019 at 2:43 p.m. by GSLV Mark III from second launch pad at Satish Dhawan Space Center, Sri Harikota. It will also provide detailed information of moon topography and atmosphere, leading to a better understanding of the moon. Chandrayaan-2 consists of an orbiter, a lander Vikram, and rover Pragyan. Orbiter will be installed at 100 km above the moon and consists 8 instruments. It will operate on solar power. Lander, also known as Vikram, the 5-legged lander, will have 3 instruments on board. Rover, also known as Pragyan, will have 2 instruments on board. According to ISRO, Chandrayaan-2 mission partially failed in 2019 when its lander Vikram crash landed on the moon. On smooth plane about 600 km from the south pole, but it tilted 410 degrees instead of the planned 55 degree and lost contact with the mission control shortly before touchdown. Now I hand over the mic to my friend Nancy. She is explaining you about Chandrayaan-3. Thank you. Chandrayaan-3 launch date July 14, 2023. Objective to demonstrate the successful soft landing of the lunar surface and deploy a rover for in-situ exploration. Component: lander successfully landed on the moon on August 2023. On August 23, 2023, near the South Pole region. Rover Pragyan successfully deployed the conducted experiment and provided data on the moon surface. Key of achievement: India became a 4th country to achieve a soft landing on the moon, enhanced scientific knowledge of the lunar South Pole region. Thank you to give us opportunity to present here. Thank you. तुम कुछ उसका बटन दबा रहे थे, तुम आगे वाला दबा रहे थे। रिकॉर्डिंग लगानी बहुत जूम होगा। The lunar orbiter continued to operate in orbit around the moon till now, but unfortunately Vikram lander and the rover both were crashed due to a software error, and the Chandrayaan-3 will be continued by our colleague. Now I will talk about the Chandrayaan-3. Chandrayaan-3 third lunar mission of the ISRO of India. The main objective of the Chandrayaan-3 to demonstrate soft landing on the moon. Second one, demonstrate rover operation on the moon. Third one, to conduct in-sight experiment on the lunar surface. Let's talk about the propulsion module. This module play crucial role in carrying lander and rover configuration to a 100 km lunar orbit. It carry additional payload called spectropolarimetry habitable planet Earth, which study Earth spectral polarimetric measurement from the lunar orbit. Next one, Vikram lander. It's equipped with 4 scientific instruments: a photometric to detect moon quake. Second one, a heat flow experiment to study thermal conductivity of lunar surface. Third one, a plasma environment analyzer to study plasma environment around the moon. Fourth one, a laser vector array for lunar laser ranging studies. And let's talk about the Pragyan rover. This carry 2 spectrometer field, alpha particle X-ray spectrometer, and second one, laser induced breakdown spectrometer, which analyze the element and chemical composition of the lunar surface. The rover will operate approximately 14 Earth days, which is equivalent to the 1 lunar day of sunlight.
And during this time, it will collect sample, conducting experiment, take picture, map lunar surface and drill measure thermal conductivity. That's all about me. Now Devanshi will conclude our poster. Thank you. Thank you, Deepak. So I would like to end this poster with the small quote. People who love space have broad minds. When you start liking about stars, start liking about galaxies, black holes, the size of the universe, you find out that ego, pride and the competition make no sense. So everybody needs space, whether it's life, whether it's technology or whether it's a relationship. Thank you. To celebrate the occasion of National Space Day for the first time this year, because something great was achieved in the year of 2023. Chandrayaan-3 mission was successfully landed on the moon. But do you think that the space technology is just about the satellites orbiting the Earth or the mission sent to the other planets? No. Space technology is essential and crucial part of our daily lives and a driving force behind a sustainable development. By leveraging space-based tools and data, we can address global challenges like climate change, disaster management, food security and much more. The first key aspect is the environmental monitoring and the climate change. Satellites continuously monitor the Earth's atmosphere, oceans and lands. They track greenhouse gas emissions, global temperatures, polar ice melts, providing crucial data for climate models and policy making. NASA's Landsat program has been crucial in monitoring global forest cover. Secondly, we can use it for sustainable agriculture and food security. We can perform precision agriculture. Satellite imagery helps farmers optimize crop management and manage water resource efficiently. From here, my friend Neha will continue. Disaster risk reduction and management. Reduce the likelihood of disasters. Make disaster less damaging when they are to occur. Avoid creating new risks. Contribute to sustainable development. Reduce the vulnerability in household, the society and whole. Using satellites. Satellite first, 2014 launch. Satellite second, 2016. Thank you, Next. Thank you, Neha. My name is Karishma. My topic, global connectivity and communication. Global connectivity is the ability of people, device, system and organization to connect across the globe. It's her foundation for communication and information exchange, and it's her grow spontaneously since the first user had across in 1994. In 2021, 63% of the population had internet across. Global connectivity is enabled by cutting-edge technologies like the internet, telecommunication and transportation network. It includes beneficial facts. Real-time communication, international collaboration, economic growth, cultural exchange, global awareness, remote work. And second point, urban development and smart city. A smart city are a concept of urban development. They use technology to make cities more efficient, sustainable, and valuable. They use digital solutions to improve train networks and services such as transportation, water supply and water disaster. Smart cities also aim to be more responsive to citizen need and create safer public space. Conclusion for weather forecasting. Satellite data is critical for predicting the weather
which help people anticipate and respond to natural disaster. Thank you.